हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हेस का नियम क्या होता है और इसके उपयोग कितने होते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करेंगे। पेपर सेकंड है, यूनिट फर्स्ट है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो बोल रहा हूं, जो लिखवाऊंगा, वो हाथों हाथ नोट करते रहना, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो इस साल पेपर में पक्का फंसेगा। ना मानो आप पेपर को देख लेना। चलिए साहब, मैं स्टार्ट कर दूं हेस का नियम। ठीक है, डाल देता हूं मैं हेडिंग हैसेस लॉ। अब ये जो हैस का नियम होता है ना बेटे, भैंस का नियम नहीं, अरे यार कैसी बात कर दी, हैस का नियम। ठीक है, हैसेस लॉ। ओके, हैसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन, हैसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन। पूरा मैं हेडिंग ही डाल दे रहा हूं, एक जो इसका रियल में हेडिंग होता है, हीट सबमिशन। ओके सर, ओके, यानी कि उष्मा संकलन का हैस का नियम। ठीक है, इसको बोला जाता है पूरा नाम, उष्मा संकलन का हैस का नियम। आप हीट बड़ा बना दो। ठीक है, इस तरह से हैसेस लॉ ऑफ हीट सबमिशन। चलिए साहब देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये कहते क्या है, इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझो ना तो मजा आने वाला। अभी कुछ भी नहीं लिखना, ध्यान देना, क्योंकि मैं पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, उसके बाद में इसकी मैं थ्योरी लिखवाऊंगा, इसका कथन लिखवाऊंगा, इसका लॉ लिखवाऊंगा। चलिए साहब पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है यार, बिना एग्जाम्पल के ये टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला। अगर आप कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हो तो एक मेथड सही बन जाएगी और दो मेथड सही बन जाएगी। घबराना मत, बिल्कुल इजी टॉपिक है, यानी कि 2 रुपए के इजी से भी इजी। यानी कि कार्बन से, ठीक है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से बनाई जा सकती है। अब 2 विधि कौन कौन सी होती है वो मैं लिखवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं, क्योंकि यही आपके नोट्स है, कहीं आपको बाहर से नोट की जरूरत नहीं है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 विधियों से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो 2 मेथड, यानी कि 2 विधियों से बनाई जाती है। चलिए साहब, बनाई जाती है, बनाई जा सकती लिखूंगा मैं मेरे दोस्त, डरना नहीं है बिल्कुल भी, बनाई जा सकती है। चलिए साहब, बनाई जा सकती है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से बनाई जा सकती है। अगर मैं फर्स्ट मेथड पकड़ू ना मेरे दोस्त, FIRST, ठीक है सर, फर्स्ट मेथड मैंने पकड़ लिया। अच्छा सर, फर्स्ट मेथड कहना क्या चाह रहे हो भाई? अरे पता चलेगा अभी कहना क्या चाह रहे हो। एक तो कार्बन को वायु में जलाकर, ठीक है, सीधे एक पद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जा सकती है। यानी कि अगर मैं कार्बन को, ठीक है, कार्बन को वायु में, लाइन पे ध्यान देना बेटा, फोकस करें लाइन पे, कार्बन को वायु में, कार्बन को वायु में जलाकर, ठीक है, कार्बन को वायु में जलाकर सीधे एक पद में, सीधे एक पद में, ओके, ओनली एक पद में, सीधे एक पद में। ध्यान देना बेटे, मेथड देखो 2 हो गए, पद यहां पे कितना है? 1 है। एक पद में CO2 बनाई जाती है, यानी कार्बन को वायु में जलाकर सीधे एक पद में CO2 बनाई जा सकती है। चलिए साहब, ये पहला मेथड है, ये बेटे पहला मेथड है, यानी कि कार्बन प्लस O2 दोनों गैसें हैं, ठीक है, और भैया कार्बन को जब मैंने वायु में जलाया तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कुछ हीट उत्पन्न होगी। हाँ होगी, कितनी होती है? यहां जो हीट उत्पन्न होती है बेटे वो होती है 94,300 कैलोरी। ठीक है, 94,000 कितनी होती है? 300 कैलोरी यहाँ पे एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। ध्यान देना, ये क्या मेरे पास कैलोरी में आएगा। ठीक है, यहाँ 94,300 कैलोरी मेरे पास क्या होगी? एनर्जी जनरेट होगी। चलिए साहब देखते हैं, मेरे पास मेरे दोस्त सेकंड मेथड आ गया, सेकंड मेथड मेरे पास आ गया। चलिए साहब, सेकंड मेथड में आप क्या करने वाले हैं सर? क्या करने वाले हैं जरा ध्यान देना बेटे, इस लाइन पे फोकस करना ठीक से। अगर ये एग्जांपल समझ गए तो उसका कथन अपने आप लिख लोगे, पर अभी कुछ भी लिखना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद में लिखना डायरेक्टली। तो सेकंड मेथड में मेरे पास क्या होने वाला? सेकंड मेथड में मेरे पास होने वाला कि अगर मैं कार्बन को, यानी कि कार्बन को वायु की कम मात्रा में जलाऊंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी कि कार्बन को वायु की कम मात्रा में, वायु की कम मात्रा में, ठीक है, वायु की कम मात्रा में, ठीक है, वायु की कम मात्रा में जलाने पर, ठीक है बेटे, जलाने पर क्या बनता है हमारा? जलाने पर, ओके सर, जलाने पर क्या बनता है बेटे? CO2 बनता है। लाइन पे ध्यान देना, CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो CO2 बनाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ओके सर, बनाती है, ठीक है सर। देखो कार्बन को जब मैंने वायु की अल्प मात्रा में जलाया, ठीक है, यानी कि वायु की मैंने अल्प मात्रा में जलाया तो मेरे पास क्या बनेगा मेरे दोस्त? 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास ऑक्सीजन आ जाएगी तो बनेगा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड। यहां जो मेरे पास एनर्जी होगी वो 26,300 कैलोरी, यहां पर क्या होगी बेटे? ऊर्जा उत्पन्न होगी। कैलोरी लिखो, कैलोरी, कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना जरा, ठीक है।
दूसरे स्टेप में मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अभी क्या बनेगी? पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन को वायु की कम मात्रा में जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है बाद में। तो सीन है हाफ O2, 2 से 2 कटेगा, वायु की कम मात्रा हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, अगेन फिर से हाफ O2 पकड़ो और चेंज टू कर दो भैया कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहां पर 68,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अंदाजा लगा लो। अब जोड़ोगे 0 0 0 3 आ गया, 8 6 14 और 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है साहब, और एक 9, ठीक है, पूरी एनर्जी बैठ जाएगी। चलो साहब देखते हैं, ठीक है। तो ये कितने पद है? देखो मेथड पहला था, एक पद है, मेथड सेकंड है, और पद कितने हैं मेरे पास? 2 पद हो गए। बढ़िया करके समझो, यानी कि एक ही रासायनिक परिवर्तन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन किया, एक ही रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मेथड कितने हैं? 2 है। पद कितने हैं? 2 या 2 से अधिक है, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है, अगर इनको जोड़ोगे तो ये 94,300 है। तो जब ये जोड़ोगे 96,300 को जोड़ो 68,000 में, यानी कि 26,300 को जोड़ो 68,000 में, तो ये भी कितनी बैठेगी? 54,300 कैलोरी, ठीक है। यानी कि एक ही रासायनिक परिवर्तन है। विधियां कितनी है मेरे पास? 2 या 2 से अधिक विधियों से, 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण किया जाए तो पूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या शोषित ऊष्मा समान होती है। उत्पन्न या शोषित ऊष्मा कैसी होती है बेटे? समान होती है, और यही क्या है? हेस का नियम है। अब आप अंदाजा लगा लो, यानी कि इस मेथड में, ठीक है, लाइन पे ध्यान दो बेटे, इस मेथड में दोनों पदों में फोकस करें, लाइन पे, इस मेथड में दोनों पदों में, ठीक है सर, दोनों पदों में, ठीक है, इस मेथड में दोनों पदों में ऊष्मा का जो योग आता है ना, ऊर्जा का जो योग आता है, ऊष्मा का जो योग है बेटे, ऊष्मा का योग कितना बैठ रहा है मेरे पास? कितना बैठ रहा है मेरे पास? देखो 26,300 को जोड़ दो आप किसमें? 68,000 में। जैसे आप जोड़ोगे तुरंत आपका मिल जाएगा 94,300 कैलोरी, ठीक है, कैलोरी है जो ठीक है प्रथम विधि से CO2 गैस बनाने में उत्पन्न ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा के समान है, उत्पन्न ऊष्मा के कैसा बेटे? समान है, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा के समान है। इसका मतलब हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास हीट होती है ना, वो यानी कि हेस के नियम में जो हीट होती है वो भैया इंटरमीडिएट कंपाउंड पर डिपेंड नहीं करती, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप जोड़ोगे ना इस चीज को मेरे दोस्त, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कट जाएगा, हाफ O2 1 O2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो C+O2 चेंज टू CO2 मेरे पास बनके तैयार हो जाएगा ना। यानी कि इस मेथड में दोनों पदों में ऊष्मा का जो योग आएगा वो 26,300 इतना आया, जो प्रथम विधि से CO2 गैस बनाने में उत्पन्न ऊष्मा के समान है। इसका मतलब ये हुआ कि हेस का नियम बिल्कुल सत्य है, ठीक है, हेस का नियम क्या? बिल्कुल सत्य है, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से इस चीज को भी हम आगे प्रूव करने वाले हैं। चलिए साहब, पहले मैं यहां लिखवा दूं एक लाइन कि जो मेरे पास ऊष्मा होती है बेटे, यानी कि जो मेरे पास उत्पन्न ऊष्मा है, लाइन पे ध्यान देना है, जो मेरे पास उत्पन्न ऊष्मा है वो भैया इंटरमीडिएट कंपाउंड पर निर्भर नहीं करती है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर निर्भर नहीं करती है। लाइन पे फोकस करें, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, निर्भर नहीं करती है, तभी तो बोला गया नहीं करती है। अब इसका कथन आता है नहीं करती है। अब इसका नियम मैं लिखवाने वाला हूं, और इसका नियम बिल्कुल सिंपल सा है कि बेटे इस नियम के अनुसार, ओके सर, इस नियम के अनुसार, ठीक है सर, इस नियम के अनुसार एक ही रासायनिक परिवर्तन, लाइन पे फोकस करें, एक ही रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, एक ही रासायनिक परिवर्तन, ठीक है सर, एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक विधियों से, एक या अधिक विधियों से, ज्यादा हार्ड तो ये लग रहा है, ये एक या अधिक विधियों से, ठीक है सर, एक या अधिक विधियों से। यार बिल्कुल छोटा सा नियम है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आराम से आप क्लियर कर लोगे। एक यानी कि इस नियम के अनुसार एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक विधियों से, एक या अधिक पदों में, एक या अधिक विधियों से, एक या अधिक पदों में पूर्ण किया जाए, ठीक है बेटे, पूर्ण किया जाए तो पूर्ण परिवर्तन में ध्यान देना, तो पूर्ण परिवर्तन में, ठीक है, उत्पन्न या शोषित ऊष्मा, फोकस करें लाइन पर, उत्पन्न या शोषित ऊष्मा कैसी होती है बेटे? उत्पन्न या शोषित ऊष्मा समान होती है,
समान होती है। चाहे परिवर्तन, ध्यान देना बेटा, चाहे परिवर्तन किसी भी विधि से, फोकस करें लाइन पर, किसी भी विधि से, ओके सर, किसी भी विधि से पूर्ण क्यों ना किया जाए, बहुत जरूरी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस नियम के अनुसार एक ही रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक विधियों से, ठीक है, एक या अधिक विधियों से, एक या अधिक पदों में, एक या अधिक विधियों से एक या अधिक पदों में पूर्ण किया जाए तो पूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न या शोषित ऊष्मा कैसी होती है मेरे दोस्त? बिल्कुल समान होती है, ठीक है। चाहे परिवर्तन किसी भी विधि से क्यों ना किया जाए, कोई सा भी मेथड हो, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा का मान कैसा होगा? ऑलवेज समान होगा। अब बताओ बेटे ये क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये इतना छोटा टॉपिक बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैंने लिखवा दिया विद एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, और इसी एग्जाम्पल से मैंने ये थ्योरी लिखी है। चलिए साहब अब प्रूव करते हैं उष्मागतिकी के नियम से, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हेस का नियम का व्युत्पन्न। चलिए साहब यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। चलो साहब हो गया, यहां तक तो समझ में आया। हेस का नियम बिल्कुल इजी है, बस इस हेस के नियम को आप 2 से 3 बार लिख लिख के याद करो। जब तक लिख लिख के याद नहीं करोगे तब तक ये याद होने वाला नहीं है। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सी भाषा मैंने समझाया है और इसको एक बार में ही आपका क्लियर हो गया होगा। चलो साहब अब प्रूव कर देते हैं इसको उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर। ओके सर, उष्मागतिकी, ठीक है सर, ठीक है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर, ठीक है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ओके सर, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ठीक है, हेस के नियम का व्युत्पन्न, ओके सर, हेस के नियम का व्युत्पन्न, हेस के नियम का व्युत्पन्न, ओके सर। आज कर दो, छोड़ो मत, कर दें भाई आज। चलो साहब देखो बेटे, ए से जेड में परिवर्तन 2 प्रकार से मैं करूँगा। अगर मुझे ए को, ठीक है, लाइन पे फोकस करना है बेटे, अगर मुझे ए को जेड में चेंज करना है तो मैं 2 प्रकार से कर सकता हूं। एक तो सीधे ए से जेड में बदल दो, पहला मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड मेरे पास आ गया वो पहले बदलो किस्तों में, किस्तों में मतलब पहले ए को बदलो बी में, फिर बी को बदलो सी में, और फिर सी को बदलेंगे हम जेड में। तो यहां देखो मुझे Q1 उसमें मिल जाएगी, ठीक है, और यहां मुझे Q1 उसमें मिल जाएगी, यहां मुझे Q2 उसमें मिल जाएगी, यहां मुझे Q3 उसमें मिल जाएगी, ठीक है। लाइन पे बेटा फोकस करो ठीक से, यहाँ मुझे Q1 उसमें मिल जाएगी, यहाँ मुझे Q2 उसमें मिल जाएगी, यहाँ मुझे Q3 उसमें मिल जाएगी। तो 2 मेथड है, यानी कि मैं लिखने वाला हूँ, लाइन पे फोकस करना, ए को जेड में, ए को जेड में 2 प्रकार से बदला जा सकता है, 2 प्रकार से बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, ठीक है बेटे। ए को जेड में 2 प्रकार से बदला जा सकता है। तो फर्स्ट मेथड मैं यहाँ लूँगा, फर्स्ट मेथड बेटा मैं यहाँ लूँगा, ध्यान देना, चाहे मेथड 2 हो 3 हो 1 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर उत्पन्न उष्मा समान होनी चाहिए, ठीक है। और टोटल उष्मा जो होगी मेरे पास वो कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे Q2 हो जाएगी, ठीक है, सबका योग Q2 होगा हमारा। फर्स्ट मेथड में मैंने ए को जब बदला जेड में तो प्लस मेरे पास Q1 उष्मा उत्पन्न हो गई, Q1 कैलोरी उष्मा उत्पन्न हो गई। अब अगर मैं सेकेंड मेथड पकड़ूँ जो कि एक या यानी कि जो कि 2 या 2 से अधिक पदों में होगा, कैसे करके देखो, ए को बदलो पहले बी में। जब मैंने ए को बी में बदला मेरे दोस्त, तो पहले मेरे पास Q2 उष्मा उत्पन्न हुई, Q2 नहीं, ये यहाँ पे Q1 आ गया, Q1 कैलोरी मैंने उष्मा ली। फिर जब मैंने बी को बदला सी में तो मेरे पास Q2 उष्मा उत्पन्न हो गई कैलोरी में। फिर मैंने सी को बदला काय में जेड में तो मेरे पास Q3 उष्मा उत्पन्न हो गई। दिख रहा ना बिल्कुल साफ साफ क्लियर है भाई। देखो ए को बदला बी में तो Q1 उष्मा उत्पन्न हो गई, बी को बदला सी में Q2 उष्मा उत्पन्न हो गई, और जब मैं बदलूंगा सी को जेड में तो मेरे पास Q3 उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। किस तरह से मैं देखना जरा उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हेस के नियम का व्युत्पन्न करता हूं। चलो साहब देखते हैं। अब जरा ये बता दो कि पूर्ण उत्पन्न उष्मा कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? पूर्ण उत्पन्न उष्मा कितनी हो जाएगी? अरे सर पूर्ण उत्पन्न उष्मा कितनी हो जाएगी मेरे पास? सर मुझे नहीं पता। अरे कितनी हो जाएगी भाई? Q1 प्लस Q2
प्लस Q3 R इक्वल टू Q2 के बराबर आ जाएगा। और हैश का नियम हमसे कहता है, हैश के नियम से ये नियम कहता है कि मैं भी हूं। अरे भाई आप भी हो तो हम भी हैं। हैश के नियम से जो मेरे पास पहले मेथड की जो ऊर्जा है वो दूसरे मेथड की ऊर्जा के बराबर होगी, तो Q1 बराबर Q2। इसका मतलब है ये नियम किस पर आधारित है, अतः हैश का नियम क्या है बेटे, सत्य है। अतः लिख दे रहा हूं मैं, अतः हैश का नियम सत्य है। ठीक है, हैश का नियम सत्य है, यानी कि ऊर्जा को आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना ही आप उत्पन्न कर सकते हो, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हो। यही हमारा क्या होता है, उष्मागति का प्रथम नियम होता। अब अगर पहले मेथड से Q1 उष्मा उत्पन्न हुई है तो दूसरे मेथड से मेरे पास Q2 उष्मा उत्पन्न हुई है, दोनों क्या है, बराबर है। जबकि पहले मेथड में केवल एक पद है, दूसरे मेथड में केवल 3 पद है। दूसरे मेथड में मेरे पास 3 स्टेप है। चलिए साहब देखते हैं, हैश का नियम कैसा है, मेरे पास सत्य है। ठीक है, अतः हैश का नियम सत्य है, जो ऊर्जा संरक्षण नियम का, जो ऊर्जा के, या ऐसे लिखो, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, जो ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। ठीक है बेटे, पालन करता। अब मुझे बताओ जरा, ये मैंने प्रूफ कर दिया, कहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है यार, डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को, जरा बताओ किधर से डिफिकल्ट लग रहा है ये। अरे यार बिल्कुल इजी भाषा में, इजी तरीके से मैं हैश का नियम करवा रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन है, 15 नंबर में फंसने वाला, जितने भी नंबर का आता हो, 15 का आवे 10 का आवे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग कम से कम 1.5-2 पन्ने भर के आने पड़ेंगे आपको। 1.5-2 पन्ने भरने के लिए भैया ये सब कुछ पूछेगा आपसे कि हैश का नियम क्या। ये नहीं है कि भाई हैश का नियम दिया और हो गया तुम्हारा काम, कि हैश का नियम लिख दो खाली। हैश का नियम क्या होता है, ठीक है, उसका व्युत्पन्न करो प्रथम नियम से, और पूछेगा कि इसके यूज क्या हैं, यूज कहाँ कहाँ होते हैं, तब जाके एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। वरना तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा तो इसमें से निकाल देगा। पर ध्यान देना, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, एक क्वेश्चन हैश के नियम से फंसना ही फंसना है, इसको रोक नहीं सकता कोई भी। चलो साहब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भैया मैं इसको इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इस तरह से देखो, इस तरह से कैसे कैसे मेरे पास हैश का नियम व्युत्पन्न हुआ, हटा दूं मैं, चलो हटा दे रहा हूँ चीज को मैं। चलिए साहब हटा दे रहा हूँ भाई, ये ब्लैक ब्लैक क्यों। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं इसमें। अब भैया एक चीज मैं और पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल है यार ये चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, यानी कि एप्लीकेशन पढ़ाने वाला हूँ। एप्लीकेशन पढ़ाने वाला हूँ बेटे। एप्लीकेशन मतलब समझते हो ना आप, यूज यानी कि उपयोग, हैश के नियम के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ हैशेस लॉ। ठीक है, हैशेस लॉ, ओके सर, ओके, हैशेस लॉ। चलिए साहब करवा दो, अब करवा दो, अब बर्दाश्त से बाहर हुई कहानी। तो सबसे पहले यानी कि निम्नलिखित उपयोग है, हैश के नियम के निम्नलिखित अनुप्रयोग है, हैश के नियम के, ठीक है सर, हैश के नियम के निम्नलिखित उपयोग है। चलिए साहब, निम्नलिखित उपयोग है, निम्नलिखित उपयोग। यार ये मैं वैसे के वैसे लिखवा रहा हूँ जैसा पेपर में आप लिख के आना उपयोग है। ठीक है, पहला उपयोग जो होता है ना, पहला जो उपयोग है वो होता है, आप जो है भैया, अब ट्रांजिशन एनर्जी फाइंड कर सकते हो, संक्रमण ऊर्जा जैसे बोलते हैं, संक्रमण ऊर्जा ज्ञात करने में। लाइन पे फोकस ध्यान देना बेटे। संक्रमण ऊर्जा मतलब हीट ऑफ ट्रांजिशन, उसको हम हिंदी में कहते हैं संक्रमण ऊर्जा ज्ञात करने में, संक्रमण ऊर्जा ज्ञात करने में। ओके सर, संक्रमण ऊर्जा ज्ञात करने में। अब ये संक्रमण ऊर्जा होती क्या है, तो एक अपरूप को दूसरे अपरूप में बदलने पर, ठीक है, उत्पन्न उष्मा हमारी क्या होती है, संक्रमण उष्मा कहलाती है। ध्यान देना, एक अपरूप को, अपरूप जानते हो ना आप, अपरूप मतलब एक चीज होगी उसके कई रूप होंगे। तो एक अपरूप को, फोकस करें लाइन पर, एक अपरूप को, ठीक है, ये पता है आप लोगों को, एक अपरूप को, ठीक है, दूसरे अपरूप में, एक अपरूप को दूसरे अपरूप में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दूसरे अपरूप में, ये पहला नंबर है। एक अपरूप को दूसरे अपरूप में बदलने पर उत्पन्न उष्मा हमारी क्या कहलाती है बेटे, उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा, ठीक है, उत्पन्न उष्मा, शानदार नाम है, उत्पन्न उष्मा। ठीक है, ट्रांजिशन संक्रमण ऊर्जा ज्ञात करने में उत्पन्न उष्मा संक्रमण ऊर्जा कहलाती है, संक्रमण उष्मा कहलाती है, कोई दिक्कत ना, संक्रमण उष्मा लिख दे जाओ मैं, ठीक है, संक्रमण उष्मा कहलाती है। चलिए साहब, कहलाती है, ठीक है, यानी कि एक अपरूप को दूसरे अपरूप में बदलने पर उत्पन्न उष्मा संक्रमण उष्मा कहलाती है, ट्रांजिशन हीट ऑफ ट्रांजिशन कहलाती है। जैसे देखो, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, अगर मेरे पास P सफेद है, सफेद मतलब समझते हो, फास्फोरस जो होता है ना, फास्फोरस के 5 अपरूप होते हैं, उनमें से मैं एक अपरूप को दूसरे अपरूप में चेंज करूंगा और देखूंगा कि कितनी ट्रांजिशन हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो P सफेद को जब मैं बदलूंगा P लाल में, तो बेटे पहला होता है ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल,
और प्लस x कैलोरी यहाँ से क्या हो गई, एनर्जी उत्पन्न हो गई। फिर P अगर मैं सफेद की बात करूंगा, P अगर मैं लाल की बात करूंगा, सॉरी अगर मैं लाल की बात करूंगा तो मेरे पास अभी भी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, लेकिन इस बार मेरे पास हीट जो जनरेट होगी वो बाई होगी, बाई कैलोरी हीट मेरे पास क्या होगी, जनरेट होगी। अगर मैं भैया इस इक्वेशन फर्स्ट में से अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में से 2 को घटा दूं तो मैं ले दे रहा हूं घटाने पर, यहां ले दे रहा हूं मैं घटाने पर, ठीक है। तो P सफेद में से घटा दो बेटे P लाल, जब मैं घटाऊंगा ना मेरे दोस्त तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से प्लस वाला क्या होगा मेरे पास कट जाएगा, और जब माइनस का जब मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा ना तो मेरे पास क्या पहुंचेगा, प्लस में पहुंचेगा। ये तो P सफेद चेंज टू क्या होगा मेरे पास, P लाल। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन आप लोगों से आती है, अरे बायोलॉजी वाले हो या कोई से भी हो, इतनी कैलकुलेशन तो आपको नॉर्मली आनी चाहिए कि अगर मैं घटाऊंगा तो P सफेद माइनस P लाल, इस माइनस P लाल को जब मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास पहुंचेगा प्लस में, ये माइनस से प्लस वाला कट जाएगा। तो मेरे पास जब घटाओगे तो x में से घटेगा हमारा बाई, तो यह आ जाएगा मेरे पास कैलोरी। यानी कि जब मैं P सफेद को, अगर मैंने P सफेद फास्फोरस को, जिसे बोलते हैं सफेद फास्फोरस को, अगर मैंने P सफेद को अगर मैंने लाल फास्फोरस में चेंज करा है, यानी कि P लाल में मैंने क्या करा बेटे, मैं बदलने पर P सफेद को P लाल में बदलने पर जो मेरे पास ट्रांजिशन हीट होगी, संक्रमण ऊर्जा होगी, संक्रमण उष्मा होगी मेरे पास, वो कितनी होती है बेटे, x माइनस बाई कैलोरी होती है, कैलोरी होती है, ठीक है। अगर मैंने P सफेद को P लाल में बदला तो संक्रमण उष्मा मेरे पास कितनी होगी, x माइनस वाई कैलोरी होगी। पहला यूज मेरे पास हो गया, ज़्यादा डिफिकल्ट था, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैंने करवा दिया इसको, ठीक है। आप मॉडल में देखोगे, बुक में देखोगे, दिमाग घूम जाएगा, बहुत लंबे यूज दे रखे हैं। तो संक्रमण ऊर्जा ज्ञात करने में या इसकी जगह ऊर्जा की जगह आप उष्मा डाल सकते हो, हेडिंग। चलिए साहब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर मेरे पास आता है मेरे दोस्त, सेकंड नंबर मेरे पास आता है उत्पादन उष्मा ज्ञात करने में, उत्पादन उष्मा ज्ञात करने में, ठीक है, उत्पादन उष्मा ज्ञात करने में, ठीक है सर, उत्पादन उष्मा ज्ञात करने में, उत्पादन उष्मा ज्ञात करने में। क्या सर ये उत्पादन उष्मा ज्ञात कर लोगे आप? देखो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो तत्वों के सीधे संयोग से नहीं बनते, और उनका जो उदाहरण यानी कि उत्पादन मतलब फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो हेस के नियम से ज्ञात की जाती है, ठीक है। जो यौगिक, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो यौगिक तत्वों के सीधे संयोग से नहीं बनते, सीधे संयोग से, ध्यान देना, जो यौगिक तत्वों के सीधे संयोग से नहीं बनते हैं, जो यौगिक तत्वों के सीधे संयोग से नहीं बनते हैं, उनकी उत्पादन उष्मा यानी कि डेल्टा HF, उनकी उत्पादन उष्मा जो होती है, वो भैया हेस के नियम से ज्ञात की जाती है, हेस के नियम से ज्ञात की जाती है, ओके, समझ में आया कुछ? ज्ञात की जाती है, बहुत जरूरी है। बस 2 यूजेस हो गए हमारे इसके। अब एक यूज और रह गया है आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का निर्धारण, जिसको हम बोलते हैं बोर्न-हेबर साइकिल। अब वो भी बड़ा इजी टॉपिक होने वाला, कितने एप्लीकेशन होगा आप देखिए, इतना बड़ा टॉपिक और कितनी फास्टली मैं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कंप्लीट टॉपिक याद है यार, ये बिल्कुल दिमाग में फंसा पड़ा। वैसे ही आप लोग भी फांसो दिमाग में जबरदस्ती से, कुछ भी हो जाए ये टॉपिक पेपर में फंसने वाला है। चलो साहब मैं इसको रेस्ट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्ट, इसका ले लिया होगा दोनों। अब थर्ड यूज में करवाने वाला हूँ इसका। चलिए साहब थर्ड यूज में देखता हूँ इसका क्या क्या हो सकता है सर, इसका थर्ड यूज करवा दो सर आप। इसका थर्ड यूज तो बड़ा डिफिकल्ट होने वाला है भैया। चलो साहब आपने पढ़ा होगा, देखो मैं डाल रहा हूँ हेडिंग थर्ड नंबर, कुछ ना है, बड़ा इजी टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला टॉपिक। आयनिक क्रिस्टल की, किसकी बेटे, इसको समझो आराम से, ठीक है। आयनिक क्रिस्टल की, चलिए साहब आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा का निर्धारण, जालक ऊर्जा का निर्धारण, ठीक है बेटे, इसको हम बोलते हैं बोर्न-हेबर साइकिल, ठीक है, बोर्न-हेबर, ठीक है, साइकिल आपने पढ़ भी रखा होगा, ये बोर्न-हेबर साइकिल आपने पढ़ रखी होगी। तो मेरे पास मैं नमक से स्टार्ट करता हूँ। नमक जो होता है ना NaCl, वो यानी कि Na और Cl के संयोग से नमक बनता है, और ये 2 विधियों से बनाया जा सकता है। यानी कि नमक यानी कि NaCl को कितनी विधियों से बनाया जा सकता है बेटे? NaCl को 2 विधियों से बनाया जा सकता है, 2 विधियों से बनाया जा सकता है, ओके ओके। अच्छा बेटे कौन कौन से मेथड है? चलो मैंने मान लिया कि NaCl को 2 विधियों से बनाया जा सकता है, मेथड के नाम बताओ। दो बेटे, सबसे फर्स्ट मेथड जो है ना मेरे पास,
फर्स्ट मेथड, FIRST फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड है मेरे पास, ठीक है, तत्वों के सीधे संयोग द्वारा, तत्वों के सीधे संयोग द्वारा, तत्वों के सीधे संयोग द्वारा, संयोग द्वारा, ठीक है बेटे, तत्वों के सीधे संयोग द्वारा। ओके 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 ओके, तत्वों के सीधे संयोग द्वारा। तो सबसे पहले नमक लगाओ। नमक कैसे होता है, मतलब N लगाओ, सोडियम, सोडियम धातु होती है, सोल्ड होती है। और मेरे पास हाफ Cl2, ये मेरे पास क्या होती है, गैस होती है। चेंज टू मेरे पास क्या बन जाएगा, नमक। नमक भैया सॉलिड होता है, गैस नहीं होती, कभी गैस समझो। और जो डेल्टा फॉर्मेशन है ना मेरे पास यहाँ पे, वो यहाँ Q1 उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे, Q1 उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास Q1 आ जाएगा यहाँ, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, Q1। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे फोकस करना है कि जो डेल्टा H फॉर्मेशन होता है ना, डेल्टा HF का मान वो बेटे हमारा कितना होगा, माइनस के Q1 होगा। ये लाइन पे ध्यान देना। उष्मा शोषी फोकस करना लाइन पे। उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऊर्जा देंगे, अगर हम ऊर्जा देते हैं तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया है, और अगर हमें ऊर्जा मिलती है तो वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। अब जो ऊर्जा हमें मिलेगी वो प्लस में आनी चाहिए। हाँ, प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है। ये लाइन पे बेटे बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लो ध्यान से, इस लाइन को लिख दियो ठीक से, क्योंकि ये बड़ी करनी लाइन है। उष्मा क्षेपी अगर कोई अभिक्रिया है तो उसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन का जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और उष्मा शोषी के लिए जो वैल्यू होती है, उष्मा शोषी कोई अभिक्रिया है तो उसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन जो होता है वो बेटे पॉजिटिव होता है। अब देखो, ये जो अभिक्रिया तुम्हें दिखाई दे रही है कौन सी है, ये जो अभिक्रिया मुझे दिखाई दे रही है ये एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, Q1 ऊर्जा जनरेट हो रही है, Q1 ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसका मतलब हमें ऊर्जा मिल रही है, तो प्लस में आ गया ये, ठीक है, प्लस में आ गया। लेकिन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का मान कितना होता है, वो माइनस में होता है, ठीक है। अब यहाँ मैं सेकेंड स्टेप में ले रहा हूँ। सेकेंड स्टेप थोड़ा सा बड़ा होने वाला है बेटे, ध्यान देना। सेकेंड मेथड मेरे पास है, सेकेंड मेथड तत्वों के अप्रत्यक्ष संयोग द्वारा, तत्वों के अप्रत्यक्ष संयोग द्वारा। बड़ा शानदार टॉपिक लगता है मुझे, सबसे बढ़िया टॉपिक मुझे यही लगता है यार। दो बेटे, सबसे पहले Na क्या होता है मेरे पास, सोल्ड होता है, और जो मेरे पास हाफ Cl2 है, हाफ Cl2, ये मेरे पास क्या होती है, गैस। अब इस सॉलिड को पहले बदलो आप गैसीय फॉर्म में। तो जब भी सॉलिड को गैस में बदला जाता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, जो कि हमें देनी पड़ती है। अब यार सिंपल सी बात है, जब हम देंगे, जो हम ऊर्जा दे रहे हैं, तो भाई हमारे पास तो ऊर्जा की कमी हो रही है, तो काय में आ गई ऊर्जा, माइनस में आ गई, क्योंकि हमें मिल नहीं रही है, हम दे रहे हैं ऊर्जा, है ना। लेकिन जो डेल्टा HF का मान होगा वो कैसा होता है बेटे, नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव होगा। यानी कि जो मैं ऊर्जा दे रहा हूँ ना वो मेरे पास प्लस में है इस समय, और ये क्या होगी, सब्लिमेशन एनर्जी होगी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जो उष्मा है, अगर आपको सॉलिड को बदलना है गैसीय फॉर्म में, लाइन पे ध्यान देना, सॉलिड को बदलना है गैसीय फॉर्म में, ठीक है, तो मुझे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अभिक्रिया कौन सी हो गई, देनी पड़ेगी। अभिक्रिया कौन सी हो गई, उष्मा शोषी हो गई, और उष्मा शोषी के लिए डेल्टा H का मान कैसा होता है, प्लस होता है। समझ में आया क्रिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास सोडियम लिखा, Na गैस लिखा जाएगा यहाँ। इसके बाद में जस्ट मेरे पास, जब मैं इसको बदलूंगा गैसीय धनायन में, तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर अपने आप तो आगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। फिर क्या हुई, हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। अब जब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, फिर से अगेन मेरे पास काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस हो गया मेरे पास। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IP बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए साहब आगे देखते हैं। आयोनाइजेशन यानी कि आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या IE बोल सकते हो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हो, IE, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यार, मैं उधर मेरे पास क्या होगा, EP, चलो मैंने IP कर दिया, मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या IE भी कर सकते हो। अब मुझे, जब मैंने इतनी एनर्जी दी तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और ये गैसीय फॉर्म में बन गया सोडियम धनायन बन गया, यानी कि गैसीय सोडियम धनायन बन गया हमारा ये। अब इसको तोड़ो, अगर मुझे Cl2 को तोड़ना है, Cl2 को तोड़ना है, तो भैया बोलेंगे हम डिसोसिएशन एनर्जी। अगर अणु को तोड़ना है तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर हमारे पास
कौन सी अभिक्रिया जब उसमें सोची और उसमें सोची अभिक्रिया डेल्टा एच का मान प्लस होता, तो फिर से मेरे पास प्लस आएगा डेल डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2, क्योंकि अणु कैसा है मेरे पास हाफ है, तो ये टूट जाएगा इस समय Cl गैस फॉर्म में। अब भैया Cl गैस फॉर्म में तो ये आ गया भाई साहब हमारा, अब ये Cl गैस फॉर्म में हमारे दोस्त ये आ गया है। अब क्या होने वाला है, जब ये गैसीय फॉर्म में आ गया तो अब क्या होगा सर आगे, अब क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन डालना है, क्योंकि क्लोरीन अधातु है और धातु में क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। वैसे भी 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो उसका ऑक्टेट कैसे होगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मैं डालूंगा तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसको बोलते हैं, यानी कि जब उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है तो ऊर्जा क्या होती है, मिलती है, हमें ऊर्जा मिल रही है हमें। तो अभिक्रिया कौन सी होगी हमारे पास, उसमें 6p डेल्टा एच का मान कैसा हो जाएगा मेरे पास, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस कितना हो जाएगा जरा बताओ बेटे, माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बोलते हैं बेटे इसको, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये माइनस में आएगा, माइनस में क्यों आया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस में क्यों आया, क्योंकि ऊर्जा हमें मिल रही है। ठीक है, चलो साहब, अब इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा, गैसीय धन आयन और गैसीय ऋण आयन आपस में मिलकर जब ये एक आयनिक सॉलिड बनाएंगे हमारे, तो भैया एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। अरे सर एनर्जी उत्पन्न होती है, अभिक्रिया कौन सी है, उसमें 6p है, फिर से माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के यू, काय में आ जाएगा बेटे, माइनस के यू आ जाएगा। लाइन पे ध्यान देना, काय में आ गया हमारे पास, माइनस का यू आ गया। अब हेस का नियम ठोक दो। अब हेस का नियम आपसे ये कहता है, हेस के नियम से लाइन पे फोकस करें बेटे आप, हेस के नियम से, हेस का नियम आपसे ये कहता है कि भाई जो डेल्टा HF फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो -Q1 होगा, वो मेरे दोस्त इन सब एनर्जियों के योग के कैसा होगा, बराबर होगा, इन सब एनर्जी के योग के कैसा होगा, बराबर होगा। यही तो होता है हेस का नियम, और क्या होता है, तो -Q प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, चलिए साहब अपॉन 2, प्लस IP प्लस हो गया, ये हो गया IP हो गई, ये हो गई माइनस के EA और माइनस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर माइनस के मेरे पास यू आ जाएगा, फिर मेरे पास माइनस का बेटा यू आ जाएगा, आ गया ये। अब इस माइनस के यू को इधर लेके जाओ, इस वाले को इधर लेके आओ, तो ये आ जाएगा मेरे पास U बराबर मेरे पास हो जाएगा बेटे सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी अपॉन 2 प्लस आयोनाइजेशन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस के मेरे पास आ जाएगा Q। यहाँ पे मैंने बन ही मान लिया, चलो वैसे तो Q ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास क्या बन के तैयार हो गया मेरे दोस्त, अब मेरे पास ये जो है, अब इसकी सहायता से आयनिक क्रिस्टल की, लाइन पे फोकस करें, आयनिक क्रिस्टल की, ठीक है सर, आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, जालक ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। कितने सिंपल तरीके से देखो मैंने करवा दिया इसको, एग्जांपल बाय एग्जांपल, मजा आ गया ना करने में। अब चाहो तो सब एक पन्ना भर सकते हो, एक पन्ना कि पहले पॉइंट में पहले पद में इसको इसमें चेंज करो, दूसरे पद में इसको इसमें चेंज करो, तीसरे पद में इसको इसमें चेंज करो, चौथे पद में इसको इसमें चेंज करो, फिर पांचवें पद में इन दोनों को मिलाओ और तब जाके NaCl बनाओ, ठीक है, फिर जाके हमारी क्या होगी बेटा, एनर्जी जनरेट होगी। अब लगा लो अंदाजा। तो अभिक्रिया चाहे एक पद में हो या एक से अधिक पद में हो, ठीक है, एक मेथड से हो या दो या एक से अधिक मेथड से हो, ऊर्जा जो होती है पूर्ण परिवर्तन में ऊर्जा हमेशा समान रहती है, ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होगा। यही क्या होता है, हेस का नियम होता है हमेशा, ठीक है। अब बताओ कितने सिंपल तरीके से मैंने हेस का नियम करवा दिया। बस 3 यूजेस, अभी तो 1-2 यूजेस और है इसके, पर मैं करवाने रहा हूँ, 3 यूजेस बहुत है इसके, ठीक है। तो बढ़िया करके इस टॉपिक को करो, रिपीट मारो 2 से 3 बार और बढ़िया करके इस टॉपिक को समझो, ठीक है। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।